हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल स्टडी। मैं सोनू सर आप सभी को कक्षा 10 जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जय पराक्रम का क्वेश्चन आंसर लघुत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आंसर भारतीय वन बुक से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न का वीडियो बनाया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिए और एक प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, पहला पूछा जा रहा है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए क्या है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होता है और खाद्य पदार्थ पोषण के द्वारा ही हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो इस क्रिया के लिए जीव जो है हम ये पोषण करता है। चलिए अगला पूछा जाएगा कि अगला प्रश्न है पोषण की परिभाषा को लिखें। पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन भारतीय वन बुक में पोषण की परिभाषा लिखें तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो पूछा जा रहा है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, तो उसे ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जो भी जीव अगर पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 3 नंबर। अगला है स्वपोषण किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अगर कोई जीव जंतु या फिर पेड़ पौधा स्वपोषण कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो स्वपोषण के लिए उसके पास तो स्वपोषी के लिए पहले प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, और बिना प्रकाश संश्लेषण का जो है ना ये स्वपोषण संभव ही नहीं है। और हरे पेड़ पौधे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 मिल जाएगा। CO2 वातावरण से मिल जाएगा, वातावरण से CO2 मिल जाएगा, और जल जो है जल से मिल जाएगा, और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो इसका समीकरण देखते हैं हम लोग। पहले वातावरण से CO2 ले लिया, और जड़ से जल ले लिया, और सूर्य का प्रकाश मिल गया। अब इसके बाद जो उत्पाद बनता है, प्रतिफल बनता है, वो है ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसके बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन बनता है, और जल वाष्प या बोल लीजिए। ठीक है, जल वाष्प। ठीक है, ये स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। और जब सूर्य से क्या मिल गया? सूर्य प्रकाश, इससे क्लोरोफिल मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। अब इसके बाद जो है लास्ट जो प्रतिफल, ये तो पेड़ पौधा अपने यूज के लिए ले लेता है, और इसका प्रतिफल जो बनता है वो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा बोला जा रहा है कि पर पोषण से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई जीव अपना पोषण किसी दूसरे जीवों पर आश्रित हो रह के करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। पर पोषण 3 प्रकार से होता है, परजीवी पोषण, निर्जीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, और अगला है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? ये सभी परिभाषा, ये इसका हम चर्चा लेक्चर में भी किए हैं, अगर नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये सब परिभाषा हम लोग समझते हैं, वहाँ पे आपको फिगर डायग्राम के मदद से भी समझाया गया है ताकि आप लोग को याद रखने में सुविधा हो। ठीक है, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से करता है तो उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे हो गया कवक। ठीक है, कवक हो गया, या फिर आप देखे होंगे गोबर छत्ता वगैरह, ये सब सड़ा गला चीज पे होता है, तो ये कैसा है? मृतजीवी है। चलिए अगला प्रश्न है परजीवी। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी। इस विधि को परजीवी कहते हैं, और ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। जो जीव दूसरे जीवों पर आधारित है, दूसरे जीवों की सहायता से भोजन कर रहा है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छर क्या करता है? हम लोग के खून चूस के जिंदा रहता है, तो वो किस प्रकार का जीव है?
परजीवी है। और ये फीता कृमि ये हमारे शरीर के आंतरिक भागों में रहता है, जिसे परजीवी का उदाहरण है। ये सभी क्या है, परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला है प्राणी समापोषी। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, जिसे प्राणी संपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जिस प्रकार जीव जंतु भोजन करता है उसी प्रकार से अगर कोई जीव जंतु भोजन कर रहा है तो उसको हम लोग प्राणी संपोषण कहेंगे। और इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य ये सभी क्या है, प्राणी संपोषण के उदाहरण है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, फोटोसिंथेसिस। इससे आप लोग क्या समझते हैं? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, अथवा वैसी प्रक्रिया, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण से पौधे प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करती है। इसमें सूर्य ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु जो है क्या बनाता है, सरल कार्बनिक अणु CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थितीकरण और कार्बन अणुओं का ग्लूकोज में होता है। यानी कि हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, सरल कार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, किस प्रकार है कि देखिए CO2 मिल जाएगा वातावरण से, H2O जड़ से, और ये जल ये प्रकाश ऊर्जा मिल गया इसको, ऐसे क्या बना लिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। चलिए इसके बाद है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। जो भी पेड़ पौधे के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट आप लोग जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित कर दिया जाता है। यानी कि हम लोग जटिल कार्बनिक पदार्थों को हम लोग सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिसे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करके पाचन कहलाती है। अब जो भोजन हम लोग किए वो क्या होगा, धीरे धीरे पाचन होते होते छोटी आंत में जाके वहाँ पे मलांकुआर होता है, उससे अंगुली जैसा होता है, उससे क्या होता है, जो भी प्रोटीन होता है, जो भी जरूरत का चीज होता है पचे हुए भोजन से, उसको खींच के क्या करते हैं, हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ठीक है, जिसको हम लोग पाचन करते हैं। चलिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाया जाता है और इनका नाम लिखें। अगला प्रश्न यही है, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। पैरोटिड लार ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, सब मेडुबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, तो मुंह में, हमारे मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ा, पैरोटिड ग्रंथि, सब मेडुबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, ये 3 जोड़ा पाया जाता है। चलिए, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो आमाशय जो है एक थैलानुमा संरचना होता है, ये मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। ठीक है, अब ये उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होता है और अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक यानी कि आमाशय का अग्रभाग को कार्डियक हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये हृदय के काफी समीप होता है। ठीक है, इसीलिए इस भाग को हम लोग, हृदय के पास वाले भाग को कार्डियक बोला जाता है, इसलिए आमाशय का भी फर्स्ट वाला भाग को हम लोग कार्डियक ही बुलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
आमाशय होता है, ठीक है। इसका 3 हिस्सा होता है, तो ये हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। इस हिस्सा को कार्डियक बोलते हैं। और दूसरा मध्य भाग को फुंडिक बोलते हैं, दूसरा भाग को फुंडिक बोलते हैं यानी कि मध्य भाग को। और लास्ट वाला भाग को फाइलोरिक बोलते हैं। ये लास्ट वाला भाग है, इसको फाइलोरिक बोलते हैं। तो ये 3 भाग जो है ये किसका है, आमाशय का 3 भाग है, यानी कि कार्डियक, फुंडिक, फ्लोरिक, ठीक है। ये सबसे पिछला भाग होता है फाइलोरिक, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला है लास्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत कोलिन भागों के नाम लिखे, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहना चाहिए था। चलिए छोटी आंत के 3 भागों को लिखना है। छोटी आंत के 3 भाग। अब है छोटी आंत आहार नाल का पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार जो है बेलनाकार होता है, ठीक। ये सेम पाइप जैसा होता है, थोड़ा पतला होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी इसी भाग में होता है, आहार नाल के इसी भाग में होता है। और इसकी लंबाई जो है 6 मीटर होता है और टोटल आहार नाल की लंबाई जो है 8 मीटर होता है, उसमें से 6 मीटर इसी की लंबाई होता है। इसका जो मोटाई होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि उसका व्यास। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, गृहिणी, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, यानी कि इसी को हम ट्रिक दिए थे, डेडुनम और ये जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो इसी को ट्रिक दिए थे कि डीजे आइल, ठीक है, यानी कि डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो गृहिणी, जेजुनम, इलियम। चलिए अगला है, अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप लोग अति लघु उत्तरीय नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिए। और अगला वीडियो दीर्घ उत्तरीय रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जीव विज्ञान के दूसरा चैप्टर शोषण को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।